तो 8 से 10% टोटल उत्पादन का यदि 8 से 10% आप खरीद बाजार में कर लोगे तो बाजार में भाव स्टेबल हो जाएगा। फिर वो इतनी समस्या नहीं रहेगी कि किसान को पूरा पैसा नहीं मिले। तो कम से कम उसी टाइम पे जब सरकार सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई भी XYZ सरकार हो, तो ये एक तयशुदा होना चाहिए कि जो ही बाजार के अंदर भाव सपोर्ट प्राइस से नीचे जा रहा है तो किसी तरह की कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है, तुरंत खरीद केंद्र चालू होकर के और खरीद केंद्रों पे खरीद चालू हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है। जो ही फसल बाजार में आती है उसके बाद में हम निर्णय करने की सोचते हैं कि साहब 10 दिन बाद में खरीद चालू करेंगे, 15 दिन बाद में करेंगे, 20 दिन बाद में करेंगे, और जो 15-20 दिन का महीने भर का जो पीरियड होता है उसके अंदर किसान ठगा जाता है। तो उस चीज को रोकने की हमको जरूरत पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2 है कि दूसरी जो प्रॉब्लम ये आती है वो ये आती है किसान को खरीद का तत्काल पैसा मिलना चाहिए। अगर तत्काल उसको पैसा मिल जाता है तो वो जो बाजार में जो उसने कर्जा ले रखा है, चाहे बीज के लिए ले रखा है, चाहे खाद के लिए ले रखा है, या चाहे उसने अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए रखा है, तो उसको आड़ती के पास या व्यापारी के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो पैसा मिलता है वो चुकारा कर देगा अपनी, या जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी उसको निपटाने की स्थिति के अंदर होगा तो फिर उसके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी मजबूरी तभी होती है कि जब सपोर्ट प्राइस पे परचेजिंग चालू नहीं होती, बाजार के अंदर एक साथ भाव नीचे चले जाते हैं और उसके सामने मजबूरी है कि जो भी भाव मिल रहा है उसके अंदर वो बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है कि उसके पास वैज्ञानिक स्थिति नहीं होती कि जो चीज खाद्यान्न, गेहूं या सब्जियां, जो भी कुछ XYZ जो भी उसके पास चीज चाहिए, खाद्यान्न या चीज चाहिए, उसको वो प्रॉपर तरीके से स्टोरेज कर सके। उसके सामने मजबूरी है कि जो ही वो उसने फसल निकाल ली उसको वो सुरक्षित नहीं रख पाता। अब देखिए आप इस चीज को जो प्राकृतिक आपदा वाली जो स्थिति आती है, जो ही किसान फसल निकालता है, खाद्यान्न निकालता है, लगभग वही पीरियड प्राकृतिक रूप से आप देख लीजिए कि आंधी तूफान आएगा, उसके अंदर ओले वृष्टि हो जाएगी और कोई दूसरी चीज हो जाएगी। अब किसान के पास इतना बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, जगह पे जाकर के स्टोरेज कर लेते। चलावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजेंद्र जी ने बहुत 2-3 चीजें बड़ी पॉइंट आउट की हैं। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और अगर हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की अगर देखें तो मोदी साहब जिस तरीके से बहुमत उनके पास है और सरकार वो चला रहे हैं, और स्थिति अगर हम राज्य सरकार की देखें तो वो भी अच्छे बहुमत के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इच्छा शक्ति किसानों की वेलफेयर के लिए होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और लगातार आपदा प्रबंधन की भी हम लोग बात करते हैं, एक फंड भी अलग से रखते हैं, लेकिन होता यह है कि हर साल जब फसल कट के जो तैयार हो जाती है उसके बाद ही ये सारा मौसम का बदलाव होता है, तो हमें वो सब कुछ चीजें मालूम होती है, लेकिन फिर भी हमको ये एक रणनीति पे काम नहीं कर पाते हैं। कमी कहां? देखो, आपदा प्रबंधन का जो मसला है और जो जिस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा आती है वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सरकारों के हाथ में नहीं हुआ करती है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊंगा कि माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में सरकार है और इस सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आप ये देखिए कि 6 माह पूर्व भी एग्रोटेक मीट हुई थी किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों के किस प्रकार उनके लागत फिर भी 7 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, कमी आए, और दूसरा 7 किसानों की आत्महत्या हुई है। नहीं, आपका कहना मैं एक बात बता, 60 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्याओं के कई कारण होते हैं, एकमात्र ही कारण नहीं होता है कि जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या कोई भी करता है तो उसके कारण एक नहीं होते हैं। दूसरी बात ये आप उसके उदाहरण समय कम है महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर। चौधरी साहब से एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा, समय बहुत कम है। चौधरी साहब आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अभी जैसे राजेंद्र जी और दोनों ने कहा कि जो फसल का जो मूल्य है, फसल का मूल्य कब मिलेगा? जब किसान की फसल खेत से निकलेगी तब उसके भाव पूरे बाजार के अंदर मंदे हो जाते हैं। वो मंदे क्यों हो जाते हैं? केंद्र की सरकार ने गेहूं का आयात किया। कब किया? जब उस किसान की फसल निकलने वाली हुई। उसके औने पौने दामों में वो उस फसल को स्टॉक नहीं कर सकता। उसकी फसल को उसे खेत में ही बेचना होगा, क्योंकि उसके ऊपर आढ़ती का, बैंक का और बहुत सी लाइबिलिटीज का खर्चा है। यहां पे ना उपभोक्ता को फायदा मिल रहा है। इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर पहली बार 230 रुपए किलो दाल बिकी है। 230 रुपए किलो। ये जमाखोरी और कालाबाजारी किसने की? किसने पनपाई? कैसे हुई? किसान को लागत का मूल्य नहीं मिल रहा, उपभोक्ता को नहीं मिल रहा।
ये बिचौलिए कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, जो तो इस चीज बड़ा को पूरे सवाल जो है वो और जब यही जरूरत होती है कि तब वो आ बिचौलिया जाता है कौन है, मार्केट के कौन अंदर। जमाखोरी कर रहा है, कौन कालाबाजारी कर रहा है, और इसकी वजह से न तो किसान को फायदा मिल रहा है और न उपभोक्ता को फायदा मिल रहा है। अगर फायदा किसको मिल रहा है तो बिचौलिए को मिल रहा है, जो इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो अब सरकारों को इस बात पर ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, देखना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को वापस से दुरुस्त करे, ताकि जो कोलैप्स हो रही है इस वजह से किसान भी मर रहा है और उपभोक्ता भी जो है वो महंगाई के तले दबता जा रहा है। तो इन दोनों चीजों को एक सामंजस्य बिठाने के लिए कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकना बहुत जरूरी है। इस और सरकारों को देखना होगा और एक आमूलचूल परिवर्तन की अब पूरे देश में जरूरत है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इसमें होना बहुत जरूरी है। तो आज की डिबेट में हमारे साथ हमारे डिग्निटरीज जो हैं वो शामिल हुए। चेलावत साहब आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, चौधरी साहब आपका भी, राजेंद्र शर्मा जी आपका भी, और विष्णु कुलवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में भाग लेने के लिए। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।